अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच उस प्यार भरे फीडबैक का जो आप मेरे व्हाट्सएप पे देते हैं और प्रोग्राम राज हो या ऑफ कैमरा स्टोरी उसके नीचे कमेंट्स की सूरत में देते हैं। राज का जब सीज़न 4 मैंने शुरू किया था तो बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशन थी जिसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई कहानी थी। प्रोग्राम जब आप देखते थे तो सिर्फ आपको इन्वेस्टिगेशन नज़र आती थी। तो मैंने सोचा एक दो कहानियाँ थी जो मैं आपको सुना दूँ। वो जब मैंने आपको सुनाई तो वो सिलसिला आप लोगों ने इस तरह लाइक किया कि मुझे कहा नहीं इसको कंटिन्यू रखें, और मजबूरन मुझे ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के नाम से एक ये प्रोग्राम शुरू करना पड़ा जो अभी तक चल रहा है। फिर ऐसा हुआ कि लोगों ने जब मुझे अपनी स्टोरीज़ भेजनी शुरू की तो मुझे लगा कि उनको भी प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए। मैंने उनको भी प्रोग्राम में शामिल किया। जब मैं अमेरिका में था तो खालिक भाई, कादिर भाई और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा हॉरर स्टोरीज़ के अलावा आप ऐसी सच्ची कहानियाँ जिनमें किसी इंसान ने दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाया और एक इन्वेस्टिगेशन के बाद जाके पता लगा कि इसके बैकग्राउंड में ये असल में कहानी थी, क्या रीज़न थी जिसकी वजह से ये एक खौफनाक हादसा पेश आया। एक ऐसी कहानी जिसके एंड में एक सबक भी हो, एक नसीहत भी हो, एक मैसेज भी हो, और सबसे अहम बात एक ऐसी कहानी जिस पे ऐसा सस्पेंस हो कि एंड तक लोग सहमे बैठे रहें अंजाम क्या हुआ, एंड पे क्या हुआ, ये सुनने के लिए वो मुस्तकिल कहानी को सुनते रहें। तो मैंने कहा खालिक भाई इंशाल्लाह मैं लोगों से ज़रूर पूछूंगा, अगर लोग कहेंगे तो आज मैं आपसे पूछ के बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो हॉरर तो हैं लेकिन जिन भूतों के अलावा भी हॉरर हैं, जिन भूत से खौफनाक भी एक मखलूक है जिसका नाम है इंसान। सबसे खौफनाक जानवर भी है, भेड़िया भी है, और सबसे खौफनाक बला भी है जो इंसान है। उन रूप्स के अलावा जो मोहब्बत का रूप भी है, बाप का, बहन का, भाई का, बेटे का, चाचा का, बहुत से प्यारे खूबसूरत जहाँ पे इसके रूप हैं तो वहाँ पे उसके कुछ खौफनाक रूप भी हैं। तो उनसे जुड़ी कुछ कहानियाँ अगर आप लोगों की इजाज़त होगी तो मैं चाहूँगा मैं वो भी प्रोग्राम में शामिल करूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे लिंक्स भेजे हैं कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स के जहाँ पे लोगों ने इस तरह की स्टोरियाँ सुनाई हुई हैं। खैर वो तो स्टोरियाँ थी जिनों भूतों की, शहजादों की, तारीख़ की, हिस्ट्री की, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ थी। लेकिन अगर आप लोगों की इजाज़त होगी तो मैं इनको भी इस तरह प्रोग्राम में शामिल करूँगा कि आप हेडफोन लगाएंगे और बैठ जाएंगे, आंखें बंद करके सो जाएंगे तो कहानी आपको अच्छी लगेगी अगर आपकी इजाज़त होगी। ये एक तो आपसे इजाज़त लेनी थी। दूसरा जो आज की स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जिसके एंड में एक मैसेज है। नाम जो है दोनों मैं फ़र्ज़ी रखने जा रहा हूँ। लाड़काना सिंध से ये कहानी मुझे भेजी गई है, और जिनकी ये कहानी है उनका असली नाम तो कुछ और है, लेकिन उनके कहने पे उनका नाम मैं सना रख रहा हूँ। उन्होंने कहा फ़र्ज़ी मेरा नाम आप बेशक सना रख दें। सना की ये कहानी, सना की ज़ुबानी। 2018 में सना की एज तकरीबन 17 साल के करीब थी। मैट्रिक वो कर चुकी थी, आगे पढ़ना चाह रही थी। जिस गली में वो रहती थी उसी गली में ही एक और लड़का रहता था, क्योंकि ये एक ऐसी फैमिली से सना ताल्लुक़ रखती थी जहाँ पे लड़कियाँ अपने काम से काम रखती हैं, पढ़ने जाती हैं तो वापस सीधी घर आती हैं। उनको नहीं पता होता गली में, मोहल्ले में, शहर में क्या हो रहा है। माँ बाप सिलाई कढ़ाई, खाना पीना, खाना पकाना, शौहर का शादी के बाद क्या ख्याल रखना है, माएँ सिर्फ़ ऐसी बच्चियों को यही कुछ सिखाती हैं कि सिर्फ़ तालीम, कि मेरी बेटी जाहिल ना रहे, पढ़ी लिखी हो। लेकिन उसके बाद उसको दर्स यही दिया जाता है, सबक यह दिया जाता है कि आपने जाके शादी के बाद अपने घर को संभालना है, नौकरी नहीं करनी, अपने शौहर को खुश रखना है, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखना है, कपड़े, खाना पीना, हर चीज़। उसी गली में जो लड़का रहता था उसका भी फ़र्ज़ी नाम जो रखा है, उनके कहने पर उन्होंने कहा है अहमद रख लें। अहमद गली का एक शरीफ लड़का था, जॉब कर रहा था उन दिनों में, ग्रेजुएशन की हुई थी उसने, उनकी अपनी शॉप भी थी, लेकिन कहीं पे वो सेल्समैन था,
सेल्स की वो जॉब करता था, अच्छा ड्रेस पहनता था, गली में जब गुजरता था तो निगाहें नीचे रख के गुजरता था। कभी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कभी किसी के साथ कोई गालम गलौज नहीं हुई थी, कभी उसकी कोई शिकायत नहीं आई थी, क्योंकि सना और अहमद का घर बिल्कुल आमने सामने था। यानी सना के घर के सामने ही अहमद का घर था। ज़रूर सना ने भी कई दफ़ा अहमद को देखा था और अहमद ने भी यकीनन सना को देख रखा था। सना उन बच्चियों में से थी जिसने अहमद की तरफ अगर आंखें निगाहें उठ भी गईं तो उसने नीचे झुका ली, माँ बाप का एहतराम करते हुए, कहीं मेरी आंख उठाने से मेरी माँ बाप की हुर्मत पे, इज़्ज़त पे मसला ना बने। लेकिन एक दिन उसकी माँ उसके पास आई और उसने पूछा, अपनी बेटी से कहा, बेटा तुम्हारे लिए रिश्ता आया है शादी के लिए, वो हमसे इजाज़त मांग रहे हैं। मुझे पता है तुम मेरी फर्मा बरदार बेटी हो, इनकार नहीं करोगी, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है फिर भी तुमसे पूछना। वैसे तो हमारा रिश्ता बिल्कुल कबूल है, क्या जो सामने ही घर है अहमद, उससे हम तुम्हारी शादी तय कर दें? बेटी वही फर्मा बरदार बेटी जिसकी तरबियत इस तरह की गई थी, सर झुकाकर इस तरह खामोशी इख्तियार कर ली कि माँ को समझ आ गई अदब व एहतराम का तरीका ही यही है कि बेटी सर झुकाए, माँ उसको हाँ समझे। माँ ने सर पे हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। यकीनन बेटी के चेहरे पे भी उन्होंने देख लिया था कि कोई परेशानी, दुख या टेंशन नहीं आई थी, एक शर्म व हया आई थी। शर्म व हया का मतलब ही यही होता है कि मुझे ये कबूल है। माँ गई और बाप को बताया कि बिस्मिल्लाह कीजिए, लड़का बहुत अच्छा है, कोई आज तक शिकायत, कोई गिला कुछ भी उसके बारे में नहीं सुनना। ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं भी सामने बिल्कुल हमसाए। अल्लाह का नाम लीजिए, तय कर दीजिए। मिठाई का डब्बा वो साथ लेके आए थे। इनकार की उनको भी उम्मीद नहीं थी, जानते थे ये भी सामने वाला जो घर है शरीफ घर है, जिस घर में सना रहती है उसके वालदैन भी ना सिर्फ शरीफ हैं बल्कि बच्ची भी इंतहाई शरीफ है। सो फटाफट फ़ौरन से पहले मिठाई तकसीम कर दी गई और तय ये पाया कि इन दोनों की मंगनी कर दी जाए। मेरी कहानी से अक्सर लोग कहते हैं ऐसी लोरी लगती है कि हम लोग लोरी सुना रहे होते हैं, हम सो जाते हैं। तो अभी आप लोगों ने सोना नहीं है, कहानी सुनना है। मंगनी हो गई और मंगनी के बाद अब माँ बाप ने दोनों को इतनी इजाज़त ज़रूर दे रखी थी, खुद से कहा नहीं था। एक ऐसा घर जहाँ पे इस तरह की इजाज़त होती नहीं है, लेकिन पता होता है वालिदैन को कि कुछ ही अरसे बाद इनकी शादी होनी है, सो ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं। सो अहमद का और सना का मोबाइल पे राब्ता कायम हो गया क्योंकि उनकी मंगनी हो चुकी थी। अहमद एक इंतहाई फर्मा बरदार लड़का था। सना ने जो भी उससे बात की उसने हर बात को कबूल किया। वो जैसे कहती अहमद वैसे करता। कभी ऐसा मौका नहीं आया था कि इनके बीच में तलखी हो, लड़ाई हो या सना गमगीन हुई हो कि अहमद ने मेरी बात नहीं मानी, उसको दुख हुआ हो, बल्कि अहमद ने मनवाया सना के आगे कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा शौहर साबित होऊंगा। जो अच्छी बातें थी ऑलरेडी उस लड़के के अंदर थी, लेकिन बाकी जो फरमाइशें सना ने की वो उसने पूरी कर दी। 2 साल के बाद ही फौरन उन दोनों की शादी कर दी गई। सादगी के साथ शादी हुई, लेकिन सना के जो माँ बाप थे वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। सना के जो भाई थे वो मजदूरी करते थे, यहाँ तक कि सना का बाप भी एक मजदूर पेशा शख्स था। हक हिलाल की खाते थे, बच्चों को हक हिलाल ही खिलाते थे। सना क्योंकि घर में सबसे बड़ी थी, भाई जो थे छोटे थे, थोड़े से छोटे थे सना से, लेकिन भाई बड़े भी थे, लेकिन बेटी जो थी पहली जिसकी शादी करने जा रहे थे वो यही थी। सो माँ बाप ने अच्छा खासा बेटी को, अपनी इस्ताअत थी, जो अपनी कुव्वत थी उससे ज़्यादा, तकरीबन 8-10 लाख रुपए का उन्होंने बेटी को जहेज़ भी दिया। गरीब वालिदैन जो होते हैं उनके लिए बेटी के लिए 8-10 लाख का जहेज़ लेना भी कर्ज़ों में डूब जाना होता है। उनके लिए इतना आसान नहीं होता बेटी को ब्याना,
गरीब इसलिए तो परेशान होता है जो मजदूरी करके लाता है, उसके घर में कोई इतना पैसा नहीं होता लाखों रुपए के वो जहेज दे सके। बेटी ब्याह दी गई, रुखसत कर दी गई इस एहतमाम के साथ, इस धूमधाम के साथ कि कोई कहने वाला ये ना कहे कि पहली बेटी का ब्याह किया, उसको रुखसत किया तो दिया तो क्या दिया। सो अपनी ताकत कुव्वत से ज़्यादा 10 लाख का उनको सामान जहेज दे के रवाना किया। वहीं साथ माँ बाप ने वही अपना फ़र्ज़ निभाया जो उसकी माँ ने उसके साथ किया था। वही माँ आज अपनी बेटी को कह रही थी, बेटा उस घर को अब अपना घर समझना और कोशिश करना, कंप्रोमाइज़ करना, कोशिश करना, बात को सह जाना, लड़ाई की तरफ ना जाना, बर्दाश्त करना। हमारे नसीब में लिखा ही बर्दाश्त करना है। सना एक सिंधी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, अहमद एक बलोच घराने से ताल्लुक़ रखता था। रुखसत हुई बारात, सामने वाले घर से रुखसत होके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो दरवाज़ा था उसमें दाखिल हो गई। वो पूरा एहतमाम था शादी का, वो जो ढोल धमाल, खुशी, शोर शराबा, घरों को सजाना, लाइटें लगाना, घर में एहतमाम करना कि इस घर में शादी है, वो सारा एहतमाम था। शादी ख़त्म हुई, ख़त्म से मुराद रुखसती हो गई। रुखसती के बाद वाइंड अप वाला सिलसिला शुरू हो जाता है, बत्तियां उतारना, ये वो। बेटी ब्याह दी गई और बेटी सामने वाले घर में जो दुल्हन का कमरा था वहाँ पे जाके बिठा दिया गया। मेहमान जो अहमद के घर में आए हुए थे सना का चेहरा देखते, मुबारकबाद देते और आहिस्ता आहिस्ता खुदा हाफिज करते करते अपने घरों को चले जाते। यहाँ तक कि खुदा हाफिज करते करते अब घर में वही घर के फ़र्द ही बच गए, अहमद, उसका भाई, उसकी माँ, उसका बाप और एक नई नवेली दुल्हन। न्यू कह गया, नई नवेली दुल्हन। जब सब थक के सब खाना शाना खा के एक मखसूस टाइम है अपने अपने कमरों में चले गए, तो वहाँ शब अरूसी में जहाँ दूल्हा अपनी दुल्हन के पास जाता है तो दूल्हा दरवाज़ा बंद करके अपनी दुल्हन के पास गया। सना जो सर झुकाए बैठी हुई थी, कांप रही थी, घबरा रही थी, एक घरेलू लड़की शर्मा रही थी, सबसे ज़्यादा घबरा रही होती है वो दुल्हन बनी, सर झुकाए, पल्लू ऊपर नीचे गिराए जो बैठी थी। शौहर पहला फिक्रा क्या कहता है, क्या बात होती है। तो एक शख्स जो उसका शौहर अब बन चुका था, उसका मजाजी खुदा था, चलता हुआ आया और बिस्तर पे उसके साइड पे बैठ गया। वो लड़का था जो फ़ोन पे उससे बातें करता था। ऐसा नहीं था कि इनके बीच में ये पहला कोई राब्ता हो रहा था, आज फीलिंग कुछ अलग थी। वो उसके शौहर के रूप में था और वो बीवी के रूप में थी। उससे पहले वो एक दूसरे को तलकीन कर रही होते थे, ज़्यादातर सना कर रही होती थी। खाना खा लिया है, जॉब पे गया हो, ध्यान करना, बाइक अच्छी चलाना, ये करना वो करना। लेकिन आज एक और मंजर था, वो दुल्हन बनी बैठी थी, आज वो दोनों एक होने जा रहे थे, एक अज़वाजी रिश्ता कायम होने जा रहा था। जब वो आके बैठा तो थोड़ी सी इधर उधर की बातें करने के बाद सना को महसूस हुआ जैसे अहमद कुछ उलझा हुआ सा है, परेशान सा है। जब काफ़ी बातें हो गई तो फिर उसने सर आखिर हल्का सा ऊपर उठाया और सर उठा के उसके चेहरे को देख ही लिया कि हकला रहा है, घबरा रहा है। मैं तो घबराई हुई हूँ, ये क्यों परेशान है। तो वहीं पे उसको अहमद ने बताया कि मुझे समझ नहीं आ रही है मैं बात आपको कैसे कहूँ। तो उसने हिम्मत उसकी बंधवाई, वो जो शर्म हया की पैकर थी, वो जो खामोशी से सर झुकाई बैठी थी, उसने इस तरह गर्दन उठा के उसको देखा और उसको सर हिला के, मुंह से बोले बगैर सर हिला के हिम्मत दिलाई, बोलिए। तो अहमद ने कहा, सना मुझे लगता है मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, मेरे ऊपर कोई शदीद किस्म की बंदिश है, तुम नहीं समझ सकती। मेरा सर आज जकड़ा हुआ है, मेरा जिस्म आज अजीब सा जकड़ा हुआ है, मेरा पूरा जिस्म ऐसे लग रहा है जैसे नाकारा सा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं डर रहा हूं, मैं जकड़ा गया हूं, किसी ने लगता है शदीद मेरे ऊपर बंदिश कर दी है। और वो घबराया हुआ था, अजीब सा था। सना भी यकीनन जो अभी तक शर्मा रही थी, घबरा रही थी, अजीब सी माहौल में बैठी थी। शब अरूसी है और दूल्हा सामने बैठा है जो उसका मजाजी खुदा है। जब उसने ये जुमले सुने कि मैं जकड़ा हुआ हूँ, बंदिश है मेरे ऊपर, शदीद किसी ने जादू कर दिया है, मेरा जिस्म नहीं रहा, मुझे लग रहा है मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं बेहोश हो जाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा। तो सब खौफ और शर्म हया को साइड के रख के वो एकदम से आगे बढ़ी और अपने शौहर को
दिलासा दिया, हौसला दिया, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। यहां तक कि उसको दिलासा देते देते उसने कहा मुझे सोने दो, मुझे इस वक्त शदीद सर में कुचला हो रहा है। और उसके बाद अहमद वहां पे लेटा और सो गया। यकीनन वो भी परेशान थी अपने शौहर के इस रवैये की वजह से कि किस बदबख्त ने मेरे शौहर को जकड़ दिया है, बंदिश कर दी है। उसका सर भारी है, उसका जिस्म अजीब सा है, वो कांप रहा है, वो घबरा रहा है, उसकी दिल की धड़कन तेज है। जब वो सुबह उठे दोनों मियाँ बीवी, तो उसके बाद मेहमानों का सिलसिला जिस तरह होता है वो रहा, मिलना मिलाना था, दूल्हा दुल्हन थे नए, सारे उस तरह मिलते रहे। और वो दिन भी गुजर गया, कोई नई बात कुछ नहीं हुआ सिवाय इसके कि जब रात का पहर आया तो अहमद ने वही रट लगाई जो कल लगाई हुई थी। उसने कहा सना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा जिस्म जकड़ा गया है, मेरे ऊपर किसी ने बंदिश कर दी है। मुझे ऐसा लगता है जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ मुझे गुस्सा आने लगता है, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आने लगता है, मुझे कुछ होने लगता है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ रहा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मुझे बंदिश कर दिया कि मैं तुम्हारे करीब ना आ सकूं। जब ये सूरत हाल 2-3 रातें मुसलसल रही, यहां तक कि हफ्ता गुजर गया, तो फिर मजबूरन ये बात बाहर निकलनी ही थी। और ये बात पहुंची अहमद की मां तक, बाप तक, घर वालों तक कि अहमद के ऊपर बंदिश कर दी गई। इतनी शदीद किस्म की बंदिश है कि वो अपनी बीवी के करीब भी नहीं जा पा रहा। वो शब अरूसी, वो कमरा, वो दुल्हन का कमरा जब उसमें दाखिल होता है तो उसको कुछ होने लगता है, किसी ने इतना शदीद जादू कर दिया है कि वो उस कमरे तक नहीं पहुंच सकता। फैसला यही हुआ इसका तोड़ करवाया जाए। अहमद का भाई अहमद को लेके मुख्तलिफ पीर, फकीर, आमिल, बाबे, बाबियां, पहुंची हुई हस्तियां सबके पास तोड़ करवाने के लिए चक्कर लगाने शुरू हो गए। और एक अजीब सी बात जो दबे दबे लफ्जों में सना के कानों में डाली अहमद ने कि जिसके पास जादू का तोड़ करवाने के लिए जा रहे हैं, तो उनका कहना यह है कि ये जो जादू करने वाले हैं ये कोई और नहीं हैं, सना के माँ बाप हैं, तुम्हारी बीवी के माँ बाप ने ये जादू किया है। उन्होंने इस तरह की बंदिश कर रखी है कि ये अपनी बीवी के करीब ही ना जा सके। सना इस बात से घबरा गई और ये दबे दबे लफ्ज जब खुल के सना को ताने की सूरत में मिलने लगे, स्पेशली अहमद की मां ने जब उसको कहा कि तेरे ही मां बाप ने उसके ऊपर जादू कर दिया मेरे लाल पे कि मेरा लाल का सर भी जकड़ा गया, जिस्म भी जकड़ा गया और वो तेरे कमरे में ही नहीं घुस सकता, ऐसा शदीद जादू किया तेरी मां ने, तेरी मां तो डाइन है, डाइन। रोती हुई मां बाप के घर पहुंची जो सामने ही था और उनको बताया मां पहले दबे लफ्जों में इस तरह की बातें थी, अब मेरे ऊपर इस तरह की बातें होने लगी हैं कि मेरे मां बाप ने अहमद पे इस तरह की बंदिश और जादू कर दिया है कि वो अपनी बीवी के करीब ना जा सके। माँ बाप जो पहले ही बेटी के जाने पे उदास थे, अब उनके दिल में एक और धड़का सा शुरू हो गया कि ये कैसा इल्ज़ाम है जो हम पे है। तो बेटी ने माँ बाप से कहा कोशिश कीजिएगा अभी उस घर में ना आइएगा कुछ दिन, लगता है उनको बहुत गुस्सा है इस बात पर। जहाँ पे भी जा रहे हैं वो कह रहे हैं सना की माँ बाप ने ये जादू किया, सना की माँ ही है जो ये जादू कर रही है। इसी इधर उधर चक्कर लगाते तकरीबन 1-1.5 महीना गुजर गया, लेकिन अहमद था कि अपनी बीवी के करीब नहीं गया था। उस कमरे तक जाता था, कभी सोता था कभी नहीं सोता था, उस कमरे में भी सोता भी नहीं था कि मुझे कुछ होता है, मेरे ऊपर बंदिश है। डेढ़ महीने के बाद उनको पता लगा एक बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं, बहुत बड़े आमिल हैं, पीर फकीर हैं, बड़े से बड़ा तोड़ कर देते हैं, बड़े बड़े लोग उनसे शफा याब हुए हैं, तो चलो अपनी बीवी को लो और चलो। सना, उसका शौहर अहमद और अहमद का भाई, बड़ा भाई और अहमद की मां, ये 4 लोग उस आस्ताने पे पहुंचे जो एक पीर ने सजा रखा था, जहां पे रश ही रश था। सना और सना की सास खवातीन वाले हिस्से में बैठ गईं, अहमद और उसका बड़ा भाई मर्दों वाले हिस्से में। जब बारी आई अहमद की तो उसका भाई उसको लेके पीर के पास गया, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उनको पैसे अदा किए और उसके बाद
सना और उसकी माँ को ख़वातीन से बुलाया गया। उसने वहाँ पे पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद अहमद और उसके बड़े भाई ने उनको क्या बताया था कि पढ़ाई करने के बाद उसने कहा अहमद पे शदीद किस्म का जादू किया गया है, जो काला जादू है, इतना ख़तरनाक है कि इसका वाकई जिस्म जकड़ा गया है, ये इस काबिल नहीं है और करने वाले कोई और नहीं हैं, सना की माँ कर रही है। अब जो दबे लफ्ज़ों में और खुले लफ्ज़ों में जो कहा गया था, आज पीर साहब भी वही जुमले कह रहे थे। उसने तावीज़ दिए सना को गले में बांधने के लिए, अहमद को बाजू पे बांधने के लिए। कुछ तावीज़ दिए सना को कि आपने पानी में घोलने हैं और इसको पी जाना है। कुछ तावीज़ दिए अहमद को जो उसने भी घोलने थे, पीने थे। और कुछ तावीज़ अहमद ने पानी में घोल के उस पानी से नहाना था। और बहुत कुछ पढ़ने के लिए बताया जो अजीब व गरीब सा था। ज़्यादातर तावीज़ ही दिए गए कि ये आपने इतने दिन इस्तेमाल करने और फिर मेरे पास आना है, बंदिश टूट जाएगी। वो तमाम तावीज़ उसी तरह सना को भी मजबूरन पीने पड़े, घोल के भी नहाना भी पड़ा और गले में भी पहनना पड़ा कि वो जो बंदिश है, वो जो तोड़ है, जो असल में तो अहमद पे था, वो सना को भी करना पड़ा, क्योंकि उस पीर साहब ने जो कहा था। जब वो तावीज़ ख़त्म हुए तो उस दिन अहमद की माँ और भाई साथ नहीं थे, सिर्फ दोनों मियाँ बीवी ही वहाँ पे पहुँचे। अहमद मर्दों वाली साइड पे था और सना औरतों वाली साइड पे। अहमद जाके पीर साहब से मिला और जब अहमद ने मुलाकात कर ली तो पीर साहब ने उसी दौरान सना को भी बुला लिया। अब दोनों मियाँ बीवी सामने बैठे थे कि पीर साहब ने कहा अहमद आप ज़रा बाहर तशरीफ़ ले जाइए। अहमद उठकर बाहर गया तो पीर साहब ने एक मुस्कराती हुई निगाह से सना को देखा और सना से कहा तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम मुझे अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? सना जो सर झुकाए बैठी थी, पीर साहब की बात सुन रही थी, एकदम से चौंकी, सर उठा के ऊपर देखा तो उसने कहा अगर मुझसे दोस्ती करोगी तो मैं तुम्हारे शौहर को ठीक भी कर दूंगा, तुम्हारे शौहर को समझा भी दूंगा, जैसा मैं कहूँगा वो वैसा करेगा, जैसा तुम चाहोगी सब कुछ वैसा होगा। और अगर तुमने मुझसे दोस्ती ना की तो फिर मैं तुम्हारे शौहर को ऐसी बातें कह दूंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा जीना महाल कर देगा। उसने असल में सना को धमकाने की, ब्लैकमेल और डराने की कोशिश की कि मुझे सारी कहानी का पता है, तुम्हारे शौहर के बारे में भी सब कुछ पता है, तुम्हें भी मैं देख चुका हूं। अब मेरे हाथ में कहानी है, मैं किस रुख पे मोड़ूं, तुम पे सारा इल्ज़ाम लगा दूं, तुम्हारी मां पे लगा दूं, अब इस रिश्ते को तलाक करवा दूं या इस रिश्ते को बचा लूं, बोलो क्या चाहती हो? दोस्ती करना है या तलाक करवाना है? असल में वो ब्लैकमेल कर रहा था कि मेरी मान लोगी तो जो कहूंगा अहमद मानेगा, नहीं मानोगी तो तलाक करवा दूंगा, कि यही लड़की है सारा कुछ। क्या से वो क्या कहता? सना सर झुका के बैठी रही, कोई भी जवाब ना दिया और खामोशी से वहां से उठकर आ गई। घर पहुंचे तो पता लगा उस पीर साहब ने काफ़ी फिर थब्बा दिया था तावीज़ों का और अच्छे खासे पैसे लिए थे। फिर वो सिलसिला होता रहा, तावीज़ पीते रहे मियाँ बीवी, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। लड़के के ऊपर बंदिश उसी तरह रही। फ़र्क था तो सिर्फ एक था, जो कभी कभी कमरे में सोने आ जाता था, अब वो सोने भी नहीं आ रहा था, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आता था। ऐसी शदीद बंदिश थी, ऐसा शदीद काला जादू किसी ने करवा दिया था कि वो बीवी को देखता तो उसको गुस्सा आ जाता। उधर से सना की छोटी बहन थी जो कभी कभी आ जाती थी, क्योंकि सना ने वालिदैन को रोक दिया था कि आप मेरे घर में ना आया करें, क्योंकि ये लोग मुसलसल जहाँ पे जा रहे हैं आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप लोग करवा रही हो, आप तो मेरे माँ बाप हैं, मैं जानती हूँ, तो आप मेरे घर में ना आइएगा। वालिदैन रुक चुके थे और यहाँ तक कि सना के पास जो मोबाइल था, अहमद की माँ ने वो भी ले लिया था कि तुम मोबाइल इसलिए रख के बैठी हो कि माँ से मज़ीद हिदायत ले सको जो तुम्हारे ऊपर बैठी तावीज़ करवा रही है। अब सना की माँ से बात भी नहीं होती थी और माँ बाप, भाई बहन सना के अब सना से मिलने भी नहीं आते थे, जो आमने सामने रहते थे। सना ने माँ की उस बात को पल्लू से बांध लिया था कि इस घर को बचाना है तो सहना है, बर्दाश्त करना है, कंप्रोमाइज़ करना है, सो वो कर रही थी। अब इस घर में सिलसिला था तो यही डाइन है, इसके माँ बाप ने किया, हमारे भाई को जकड़ के रख दिया है,
अहमद की माँ मुसलसल सना को नौकरानी बनाकर इस तरह काम करवाती जिस तरह वो ज़र खरीद गुलाम हो, कोई नौकरानी हो। सारे घर के काम सना करती, झिड़कियां भी खाती, जो आहिस्ता आहिस्ता झिड़कियों से नौबत मारने तक आ गई। पहली दफा हाथ उठा तो थप्पड़ पड़ा, वो रोती हुई चुप कर गई। तो बस स्टार्ट हुआ वो सिलसिला मार कुटाई का। अब मार कुटाई शुरू हो गई। तावीज़ों का सिलसिला मुसलसल जारी था। अहमद और उसकी माँ मुसलसल कहीं जा रहे थे, तोड़ करवाने के लिए पैसा भी लगा रहे थे, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इस दौरान किसी ने बताया कि एक फलां जगह पे बहुत ही पहुंचे हुए पीर हैं, बड़े से बड़ा काम उनसे हो जाता है, आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनसे नाकाम होकर लौटा हो, वो लाजमी काम कर देते हैं, आप लोग वहां पे जाएं। अहमद की मां अहमद ने सना को साथ लिया और ये 3 लोग वहां पे पहुंचे। जब उस पहुंचे हुई सरकार, पहुंचे हुए पीर साहब, बहुत बड़े, जो अक्सर यूट्यूब पे भी अपने हसब नसब कसब की बातें करते हैं कि मेरा हसब नसब कसब है, इसी तरह की कोई पर्सनालिटी थी। देखा तो अंदर रश ही रश है, लोग ही लोग बैठे हैं। किसी ने सच कहा था कि भाई बड़ा रश होता है, यकीनन काम करते थे तभी रश होता होगा। खामोशी से कोने में पीछे बैठ गए। आखिर इनका नंबर भी आ गया। अहमद की माँ पीर साहब के पास गई, उनको जाके कोई कहानी सुनाई, जो बातें थी बताई, और उसके बाद अहमद और सना को पीर साहब ने अपने पास बुला लिया। क्योंकि मज़ीद जो रश था वो पीछे की तरफ बढ़ता जा रहा था, आगे वाले अपना काम करा के जाते जा रहे थे, पीछे और आते जा रहे थे। पीर साहब ने कहा जी 1 लाख रुपया, पीर साहब ने पहले अहमद को चेक किया। चेक करने का तरीका ये था जी, अहमद की ऐसे कलाई पकड़ी, बाजू पकड़ा, ऐसा टाइम भी देखता हूँ, बाजू पकड़ा और बाजू पकड़ के कलाई को यूं पकड़ा इस अंदाज में, ऐसे, ये ऐसे, और उसके बाद कुछ पढ़ते रहे। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ये देखें बाजू के अंदर इतना गैप आ रहा है, थोड़ा सा उन्होंने दिखाया कि ये देखें इस तरह बाजू, कैमरे में सही नजर है, ये बाजू पकड़ा है तो इसके बीच में गैप आ रहा है यानी। और पढ़ते उन्होंने बाजू छोड़ दिया और मुसलसल पढ़ते रहे। मुसलसल से मुराद 2-1 मिनट पढ़ते रहे, आवाज़ नहीं आ रही थी, ऐसे आंखें बंद करके कुछ पढ़ रहे थे। और दोबारा से जब उसकी ये पकड़ी बाजू, तो अब वो बाजू जो पहले बीच में गैप आ रहा था, वो कहती है मेरी आंखों के सामने वो गैप फिल हो गया। अब उसकी ये जो थी वो बिल्कुल उनके हाथ में पूरी आ चुकी थी। तो उन्होंने दोनों को मुखातिब किया, अहमद और उसकी बीवी को और उसकी माँ को भी, कि देखा आप लोगों ने, पहले ये जो था ये कितनी बीच में मेरे हाथ में कमज़ोर सी थी, अब ये बिल्कुल मेरे हाथ में पूरी आ गई है। ये होता है जादू। इस बच्चे पे शदीद काला जादू किया गया है। इसका 1 लाख रुपया लूंगा, तोड़ कर दूंगा। और जो जादू करने वाले हैं वो कोई और नहीं है, सना की तरफ इशारा करके कहा इसकी मां जादू करवा रही है। सना हैरान थी, ये समझ के बैठी थी शायद ये कोई नेक बंदा होगा, ये कोई वाकई काम करने वाला होगा, ये कोई पहुंची हुई हस्ती होगा, यही सच बता देगा। लेकिन खुदा जानता था वो भी कुछ ऐसी बात कर रहा था जो अजीब व गरीब सी थी। वो सना की माँ पे इल्ज़ाम लगा रहा था, एक ऐसी शरीफ माँ पे जिसने बच्ची को ये कह के घर भेजा था, रुखसत किया था कि बेटा तूने ही सहना है, हम औरतों के नसीब भी ऐसे होते हैं, हमने ही बर्दाश्त करना है। ये नहीं सिखाया था कि तू छोड़ के आ जाए, हम देख लेंगे उनको। $1 लाख उस फैमिली ने, अहमद लोगों ने उस साहब को दे दिया। उसने कहा जो काला जादू है जिसकी बंदिश इसकी मां ने की है, मैं उसकी काट कर दूंगा, मैं उसका तोड़ कर दूंगा। ये तरीका है, ये आप लोगों ने करना है। उसने फिर एक लंबे चौड़े तावीज़, लंबे चौड़े पीने के लिए, खाने के लिए, ये खाने में घोल के पीना है, ये पानी में घोल के पीना है, इससे नहाना है, और ये वाला आपने जलाना है, ये वाला एक भारी चीज़ के नीचे दबा देना है, और ये वाला आपने लटका देना है। उसने 10 तरह की चीज़ें सिखा दी।
पीर साहब बेसिकली तावीज़ देते थे, साथ में उनके जो लटरम पटरम होते थे, उनके वो मुरीद हैं, वो क्या कहने चाहिए, उनके जो फिर रहे होते चमचे कड़छे, वो उन्होंने समझाते थे, जी ये आपने ये करना है, ये वाला दबा देना है, ये वाला देखें लिखा हुआ ये नीचे दबाना है, ये वाला लटकाना है, ये वाला जलाना है, ये वाला पीना है, ये वाला सारा उन्होंने समझा दिया। 1 लाख रुपए देने के बाद घर आए और आके तमाम हिदायत जैसे जैसे पीर साहब ने कही थी उस सारी हिदायत पे अमल किया, रिजल्ट 0। अहमद आज भी जादू से और काले जादू से, बंदिश से जकड़ा हुआ था। इतनी शदीद, इतना काला जादू, इतना बंदिश थी उसके ऊपर कि वो अपनी बीवी के करीब ही नहीं जा सकता था, उसको जकड़ लिया था। वैसे वो ठीक रहता, अपनी जॉब पे रहता, ठीक रहता, काम करता, ठीक रहता। जैसे ही वो सना के करीब आता, उसको कुछ होने लगता, उसके जिस्म में चूंटियां सी रेंगनी शुरू हो जाती, उसका सर भारी हो जाता। उसका सर सिर्फ भारी नहीं होता था, पूरी बॉडी कांपना शुरू हो जाती, सोया से उसको चुभती, और वो मियां बीवी का रिश्ता कायम नहीं कर सकता था। वक्त गुजर रहा था और अहमद के अंदर बीवी के लिए शदीद गुस्सा आता जा रहा था। वो जो कभी फर्मा बरदार था, जब वो मंगेतर था, रुखसती नहीं हुई थी, हर बात मानता था, ऐसा अच्छा, ऐसा फर्मा बरदार लड़का उसकी नज़रों में, सना की नज़रों में था ही नहीं। अब वो इतना बदल चुका था कि बात बात पे उसको झिड़क देता और थोड़ी सी बात पे उसको मारना शुरू कर देता। और घर में नौबत ये पहुंची हुई थी, अहमद और उसकी मां तो झिड़क रहे थे, मार रहे थे, अब अहमद का भाई भी खड़ा होके सना को गालियां देता। लेकिन सामने आके नहीं देता था। लेकिन नौबत ये भी पहुंच गई कि एक दिन सना खड़ी काम कर रही थी किचन में, वो पीछे से आया और उसने मां बहन की गालियां देनी शुरू कर दी। वो इतनी गंदी गंदी गालियां थी, वो एकदम से मुड़ी और अपने देवर को देख के परेशान हुई। यकीनन सी बात है, उसके लिए एक शॉकिंग था कि ये किस तरह की गालियां दे रहा है आज मुझे डायरेक्ट खड़ा होकर। तो उसने गुस्से से सिर्फ देखा, मुंह से कहा कुछ नहीं, उस बेचारी से मुड़ी और उसको गुस्से से देखा। तो उसी लम्हे अहमद ने देख लिया कि मेरे भाई को गुस्से से देख रही है। वो सुन चुका था कि उसका भाई कितनी गलीज गालियां दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद उसने देखा कि इस लड़की की इतनी जुर्रत, तो बेशक उसने गालियां निकाली हैं कि मेरे भाई को इस तरह की नज़रों से देखे। वो गया और भाई के सामने मारना शुरू कर दिया। अब भाई की एक स्टेज ऊपर तरक्की हो गई कि अब आपने गालियां नहीं देनी, अब हाथ भी उठा सकते हैं। अब भाई भी, अहमद के बड़े भाई भी सना पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। वो लाचार इसलिए थी, जिसके पास मोबाइल नहीं था, वो घर को बचाना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात जो मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में, स्टोरी के स्टार्ट में आपको बताया कि वो एक ऐसी लड़की थी जो स्कूल से घर गई थी, उसके अलावा दुनिया में जहान को कुछ नहीं जाती थी, उसको किसी बात का नहीं पता था। ये जो कुछ हो रहा था, तावीज़ उसको पिलाए जाते, घोल के पिलाए जाते, खिलाए जाते, वो खाई जा रही थी, किए जा रही थी, इसलिए मेरा घर बच जाए। वो ये ज़रूर जानती थी मेरी माँ ने कोई भी जादू नहीं किया। उसके दिल में एक बात ज़रूर आई थी कि शायद हो सकता है अहमद की माँ ये ना चाहती हो। वो अल्लाह पे छोड़ती, उसका लगाव अल्लाह के साथ था। वो अपनी इबादत करती, नमाज पढ़ती और अल्लाह से दुआएं करती, अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है तू वो कर। काफ़ी अरसा मुसलसल अहमद का इलाज होता रहा, कभी माँ, कभी बाप, कभी किस पीर के पास, कभी किस फ़कीर के पास, कभी किस आमिल के पास, कभी किसके पास। वो अपनी आंखों से देखती कि मुसलसल तावीज़ पिए जा रहे हैं, घोले जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, दम दरूद करवाया जा रहा है। माँ से सुनती, उसकी माँ बेटे को कह रही होती कि फ़लाँ के पास जो गए थे उसके पास दोबारा दरूद के लिए जाना है। कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। और एक खातून, एक लड़की बेचारी 17 साल की, घर की नौकरानी है, गालियाँ खाती है और माँ और शौहर से मार खाती है। ना वो अपने घर वालों से मिलती, ना वो घर वालों को आने देती थी, ना खुद अपने घर जाती थी कि लड़ाई बढ़ जाएगी। और इलाज था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ऐसी शदीद बंदिश थी, ऐसा शदीद जादू था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक रात किसी बात पे अहमद को गुस्सा आया, वो कमरे में सोने के लिए आया, तो उसको बीवी को देखते ही उसकी आंखों में ऐसे गुस्सा सा उतर गया, उसकी आंखों में खून सा उतर आया, ऐसे लगता था वो अपनी बीवी को मार देगा। आज वो वैशी हुआ था, पता नहीं उसका वो जादू, वो बंदिश, वो क्या, वो इतनी पीक पे पहुंचा हुआ था कि आज वो शदीद मारना चाहता था अपनी बीवी को।
जो पहले मारता था, आज वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसके ऊपर दाखिल होते ही ऐसा जादू का शदीद और वार हुआ कि उसने बीवी को पकड़ा और इतना मारना शुरू कर दिया कि उसके चेहरे तक पे खून निकल आया, चेहरा भी उसका जख्मी कर दिया। पूरे जिस्म पे तो उसने मारा ही मारा, चेहरे पे भी खराशियां आई, खून निकल आया। वो दर्द और तकलीफ की वजह से वो बेचारी सो ना सकी, रात सारी रोती रही, जागती रही। वो मार पीट के कमरे में सुकून से सो गया। और सबसे बदबख्त बात, वो माह रमज़ान की एक रात थी जब उसने मारा था। माह रमज़ान की एक रात थी जब वो आया कमरे में आकर, उसने उस बीवी को, उस बच्ची बेचारी को मारा था, जिसको 5 महीने अहमद के घर में आए हुए हो गए थे। वो सिर्फ निकाह कर चुकी थी अहमद के साथ, बाकी उसका अहमद का कोई भी ताल्लुक नहीं था। वो कोई मियाँ बीवी नहीं थे, क्योंकि अहमद साहब के ऊपर जादू था, बंदिश थी। और सब पीर फकीर ये कह रहे थे कि इस लड़की के माँ ने किया है, इसलिए सब सना के दुश्मन थे, इसलिए सब सना को मार पीट रहे थे। और अब माह रमज़ान की उस रात ने उसने उसको इतना मारा कि उसको लहू लहान कर दिया। सुबह उसकी छोटी बहन वैसे ही घर में दाखिल हो गई, और जब सीधी अपनी बहन के कमरे में गई तो उसको इस हालत में देख के वो एकदम तड़प उठी। उसके चेहरे तक पे खून था और उसको शदीद मारा गया था। वो भागती हुई घर गई और उसने माँ बाप को कहा कि आप ही की हालत ऐसे है कि अब भी आप लोग ना गए तो वो मार देंगे उसको। तो सना के भाई फौरी तौर पे वहाँ से आए और अपनी बहन को, पहली दफ़ा आए इस लड़ाई झगड़े के बाद, माह रमज़ान के उस बाबरकत महीने में अपनी बहन को लेकर घर चले गए। और उसके बाद उन्होंने जब बहन की हालत देखी, माँ बाप ने भी और भाइयों ने भी बहन की हालत देखी, तो फैसला किया हमें अब अपनी बहन को इस घर में नहीं भेजना, जहाँ पे सिर्फ यही एक 5 महीने से फ़िक्रा सुनने को मिल रहा है, जादू है, बंदिश है, जादू है, बंदिश है, और सना की माँ ने कराया हुआ है। तो सना की माँ पहली दफ़ा गुस्से में बोली, अगर मैंने ही जादू कराना होता तो मैं अपनी बेटी को टोरती क्यों? मैं आपको इनकार ही कर देती कि मुझे अपनी बेटी को इस घर में नहीं रुखसत करना, मुझे जादू टोने की क्या ज़रूरत पेश आई थी? जादू टोना तो वो करे जिसने अपनी बेटी को रवाना ना करना हो। तुमसे खुदा बदला लेगा, तुमसे खुदा पूछेगा। ठीक है, आप मेरी बेटी को डिवोर्स दे दें, छोड़ दें, हमें अपनी बेटी को मरवाना नहीं है। फौरी तौर पे जैसे वो तैयार बैठे थे, सना की मां भी किसी पीर के पास गई कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ है, हम डिवोर्स लेने जा रहे हैं, ये सारी कहानी है, पहले दिन से लेके आज तक ऐसा हुआ है सब कुछ। वो मियाँ बीवी नहीं है, सिर्फ निकाह हुआ है उनके बीच में, और इतने इल्ज़ाम, इतनी बातें हो चुकी हैं, मुझे बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो उन पीर साहब ने आगे से ये कहा, अहमद की जो माँ है उसने ये तावीज़ किए हैं, क्योंकि ये रिश्ता अहमद ने ज़बरदस्ती लड़के माँ से तय करवाया है। उसके माँ बाप यहाँ पे रिश्ता नहीं करना चाहते थे, अहमद की माँ कहीं और रिश्ता करना चाहती थी, तो अहमद के ज़िद करने पे रिश्ता तय तो हुआ है, लेकिन अहमद की माँ इस रिश्ते से खुश नहीं है, इसलिए वो सब कुछ करवा रही है। उधर उसको तावीज़ पिलाती है, उधर कहीं और से जाके तावीज़ ले आती है, इसलिए उसके तावीज़ करने से इस बच्ची का घर नहीं बच सका। बेहतर यही है आप लोग डिवोर्स ले लें। सना को तलाक हो गई, और तलाक के बाद उन गरीब माँ बाप ने जिन्होंने अपनी बेटी को रुखसत किया था, 8-10 लाख का जहेज़ दिया था, अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए थे कि बेटी तलाक लेके घर आ गई थी, उन्होंने उनसे कहा कि हमारी बेटी का जहेज़ का सामान वापस कर दीजिए। अहमद और उसकी माँ ने जवाब दिया, कोई आपका सामान ना है ना हम देंगे, जो करना जाए कर लो। बेसिकली ये गरीब और शरीफ लोग थे, अब उनके पास ऑप्शन थी, तो एक कानूनी ऑप्शन थी कि अदालत के ज़रिए अपना जहेज़ का सामान लें। जितना उन बेचारों के पास पैसा था, वकील, अदालत, धक्के खा 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 थक गए। कोई उनको जहेज नहीं मिल सका। फिर किसी और हस्ती ने उनसे कहा कि एक उनकी दोस्त थी सना की जो दोस्त थी, उसकी जो वालदा थी वो उसको भी अम्मी कहती थी, क्योंकि सना की बेस्ट फ्रेंड थी। आंटी के बजाय वो उनको अम्मी कहती थी। तो एक दिन उस अम्मी के पास वो बैठी हुई थी, तो उसने कहा, बेटा तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरी ख्वाहिश है, एक पीर साहब हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं, तो मैं उनके पास लेके जाऊँ, वो अमल करके तुम्हारा जहेज़ का सामान वापस दिलवा देंगे। वो बहुत पहुँचे हुए हैं। फिर वही तारीफ़ें, फिर वही, उनको आसमानों पे बिठा दिया गया, इतनी पहुँची हस्ती ये सना लोग उनके पास पहुँचे। तो उन पीर साहब ने कहा, 1 लाख रुपया लूँगा,
7 दिन के अंदर वो आपका जहेज़ वापस कर देंगे। इन मजबूर और गरीब लोगों ने अपना वो सामान लेने के लिए इधर उधर से कर्जा पकड़ के 1 लाख रुपया उनको प्रोवाइड कर दिया। वो एडवांस में लेते थे और उसके बाद तवीज़ शवीज़ सिलसिले बता दिए गए कि 7 दिन के अंदर ये आपने अमल करना है और मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामान मिल जाएगा। जैसा जैसा वो हजूर फरमाते गए वैसा वैसा वो बच्चे और उसके वालिदैन करते गए। 7 दिन के बाद बिल्कुल रिजल्ट आया, 0, कोई सामान नहीं, कुछ भी नहीं मिला। और जब वो पीर साहब के पास गए, उनको कहा जी कुछ भी नहीं हुआ, 7 दिन गुजर गए, तो गुस्से में हुए और गुस्से में बोले तुम लोगों ने यकीनन कोई गलत अमल किया है, जैसे मैंने समझाया है वैसा नहीं किया। अगर मेरे कहे हुए पे अमल करते तो आज हो ही नहीं सकता मेरा काम ना चलाओ, मेरा किया हुआ काम खराब हो ही नहीं सकता। ये तुम लोगों ने मुझे खराब किया है, तुम्हारी वजह से मेरा नाम खराब होगा। आज तक किसी का ऐसा नहीं कि काम ना हो सका हो। तुम लोगों ने मेरे कहा हुआ पे अमल नहीं किया, अपनी मर्जी से किया, पता नहीं जलाए हैं, सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा, गलती ज़रूर की है जिसकी वजह से मेरा नाम भी ये होगा कि इसका काम नहीं हो सका, निकल जाओ यहाँ से। और उसने धक्के देकर निकाल दिया। सन्ना ने फिर अल्लाह की तरफ लौ लगा ली कि मेरे मालिक एक आखिरी हल था, जो बचा कुचा था वो भी लगा चुके, इसको भी दे चुके, अब कुछ नहीं, हम गरीब मजदूर लोगों के पास अल्लाह पे छोड़ के बैठ गए। मुझे उन्होंने जब कहानी सेंड की मैं पढ़ नहीं सका। जब मुझे कहानी पता लगी तो उन्होंने मुझे लिखा हुआ था क्या सर मेरी कहानी इस काबिल नहीं कि इसको आप प्रोग्राम में शामिल कर सकें। आप सबकी कहानी सुनाते हैं, मेरी नहीं। मैं तो ये कहानी इसलिए भेजना चाह रही हूँ कि दुनिया नसीहत पकड़े। मैंने उनको लिखा कि आपकी अभी कहानी मैं पढ़ नहीं सका, जब आपका नंबर आएगा मैं पढ़ूंगा। जब मैंने कहानी पढ़ ली तो मैंने उनसे रब्ता किया, आज ही मेरा उनसे रब्ता हुआ है। मैंने उनसे तफसील से सारी बातें पूछी और सारा कुछ कहा। मैंने उनसे एक दो जो सवाल किए वो मैं आपकी नज़र कर देता हूँ। मैंने उस बच्ची से इस कहानी का मकसद क्या है, इसमें मैसेज क्या है, वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। ये एक सिंपल सी कहानी है, हमारे माशरे में बहुत सी जगहों पे होती है। इस कहानी के 2 पहलू हैं। एक पहलू है अहमद, दूसरा पहलू है पीर फ़कीर आमिल बाबे। अब ये 2 पहलू, दोनों में ही एक मैसेज है। पहला पहलू है पीर फ़कीर बाबे आमिल। जब भी बाबों के पास जाते थे वो कहानी सुनाते थे सारी इस तरह की। पहले ही बाबों को आप जब जाते हैं ना, आपने किसी बाबे को, मैं आपको एक बात बताऊं, हल्फन कहता हूं तमाम उन लोगों से जिन्होंने मुझसे आज तक पूछा है, मैं बाबा नहीं हूं ना पीर फ़कीर हूं, मुझे कख भी नहीं आता, मैं अपने मुंह से कह रहा हूं मुझे कख भी नहीं आता। जिन लोगों ने भी मुझे डिटेल अपनी भेजी है और मुझसे पूछा है कि जी अपने बारे में बताए, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, वल्लाह बाखुदा पूछिएगा उनसे। मैं उनको कहता हूं आपने नहीं बताना, अगर आपने बता दिया तो आपकी बताए हुए लफ्ज़ों को मैं दोहरा दूंगा नहीं, आप सिर्फ मुझे डिटेल सेंड कीजिए, मैं आपको तमाम आपके बारे में बताऊंगा। और ऐसा ही करता हूं। आज भी बात हुई एक मेरी, उनको कहा आपने नहीं बताना, मैं आपको बताता हूं। जो मैंने बताया उन्होंने कहा 100% ठीक है। तो मैंने जितने लोग आज तक मुझसे पूछे हैं, मैं उनको कहता हूं आपने नहीं बताना, मैं बताऊंगा। आप लोग एक पहली गलती क्या करते हैं, पीर साहब को जाके पहले ही कह देते हैं पीर साहब हमारे साथ ये मसला है, ये मसला है और हमारे फलां बंदे पे शक है। सारे हिंट्स बना के आप उनको पेश कर देते हैं और वही वो खेल के आपको बता देते हैं जी आपके साथ ये है, आपके साथ ये है और आपके साथ इसने किया है। देखा, हमने कहा था ना उसने किया है। पीर साहब भी वही कह रहे हैं। भाई शक तो आपने खुद ही उनको बता दी, हमें उन पर शक है, उन्होंने भी उनका नाम लगा दिया। अगर आप नाम नहीं लेंगे, हमें किसी पे शक है, तो वो तरीके से आपसे 2-3 सवाल करेंगे। आपके घर में कौन कौन है, रिश्तेदारों में कौन कौन है, देखेंगे, जहां इनको गुस्सा है उन रिश्तेदारों पे उनका नाम ले लेंगे। आप कुछ ना करें, किसी को आजमाना हो, मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये मेरी घड़ी है, ये मैंने पहनी हुई है, ठीक है, ये मैंने उतार ली। इस घड़ी को उठा के आप जेब में डाल लें, जाएं पीर साहब के पास, कहें पीर साहब मेरी एक घड़ी थी, इतनी महंगी थी, मेरे घर में चोरी हो गई है, चोर का पता करना है। वो हुआ पहुंचा हुआ सच्चा हो गएगा, किसी ने चोरी नहीं की, तुम्हारी जेब में है, वो होगा पीर। और जो इसके अलावा कोई भी लफ्ज़ बोले, जो सिर्फ ये लफ्ज़ बोलेगा कि तुम्हारी जेब में है, तो वो सच्चा। इसके अलावा कुछ भी बोले वो 2 नंबर है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि घड़ी चोरी हुई है। टाइम ले ले, कहेगा ठीक है हफ्ते बाद आ जाए, महीने बाद आएंगे, लेकिन कहे वो यही कि तुम्हारी घड़ी चोरी हुई ही नहीं है। इस लाइन के अलावा कुछ भी बोले तो वो 2 नंबर बंदा है। एक बात। दूसरी बात, तमाम पीरों के पास जो गए उनका एक बिजनेस है। मैं इसलिए आपके सवाल प्रोग्राम शुरू किया था, मेरा मकसद भी यही था। मैंने बहुत सारे आमलों को बैठ के गलत कहा था अपने प्रोग्रामों में, जिसकी वजह से सारे मेरे खिलाफ हो गए थे और मेरे ऊपर ही वीडियो बननी शुरू हो गई थी। ये तो यूँ है, ये तो यूँ है, ये तो यूँ है, ताकि इसका मुंह दबाया जाए, लेकिन मेरा मुंह कोई नहीं दबा सका, मैं बोलता रहूँगा। मैंने उसका हल क्या निकाला, मैं कहा कोई मुझे दबाने की कोशिश करेगा, मैंने कहा मैं लोगों को सिखाऊँगा ताकि लोग अपना तोड़ खुद करें और 100% को रिजल्ट मिले। मैंने इसलिए ग्रुप बनाने की भी बात की, अभी भी सिखा रहा हूँ, सिखाऊंगा इंशाल्लाह। और आपके सवाल में तमाम तोड़ भी मैंने सिखा दिए हैं।
किसी पीर फकीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है सिवाय पैसे देने के, घर बर्बाद करने के, और उल्टा एक पैसे भी ले लेगा और किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उसका घर भी बर्बाद कर देगा। 2 घर, एक आपका एक किसी और का। दूसरी बात, पीरों के पास नहीं जाना। अहमद की माँ असल में खुद जाके पीर को बता देती थी, जी हमें शक है सना की माँ पे। बस जिस तरह मैंने इतनी तफसील से कहा, पीर को इशारा मिल गया, वो फट गड़बड़ 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 पढ़ के वो कहता था जी सना की माँ है, और सना की माँ पे इल्ज़ाम लगाता। उसको पता था ये यही सुनना चाहते हैं, वही सुना देता था। अगर वो कहती हमें किसी पे शक नहीं, आप बताएं, तो वो कभी सना की माँ का नाम लेता। असल में क्यों ऐसा हुआ, सना की माँ क्यों लगाया गया, पीरों फकीरों के पास क्यों गए, अब बताऊं कहानी का आखिरी रुख। अहमद एक ऐसा शख्स है जो खुद जानता था वो शादी के काबिल नहीं है, लेकिन वो जिस जगह पे जॉब करता है, जिस मोहल्ले में रहता है, जो उसका हल्का अहबाब है, जो उसका मिलना मिलाना है, उन सबको पता लग गया कि अहमद तो एक नामर्द है, तो वो तो जीते जी मर जाएगा, वो कैसे जी सकेगा। अब जिस दिन माँ बाप ने उसको शादी के लिए कहा तो वो इनकार कैसे करे शादी के, कि मैं तो शादी के काबिल नहीं हूँ। तो उसने अपनी इज्जत को बचाने के लिए, कि मैं बजाय किसी को कहूँ ये वाली बात कि मैं शादी के काबिल नहीं हूँ, ये तो बात फैल जाएगी, मैं जीने के काबिल नहीं रहूँगा, उसने हाँ कर दी, हाँ मेरी शादी कीजिए। लेकिन वो दिमाग बना चुका था, बचने का तरीका क्या है, मैं कह दूंगा मेरे ऊपर बंदिश कर दी गई है। इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँ लंबी हो जाएगी, चले मुख्तसर बताता हूँ। बंदिश दिमाग पे होती है। जब दिमाग पे बंदिश होती है तो ऐसा नहीं होता, दिमाग बंदिश होती है, बरहक के बंदिश, लेकिन वो बंदिश ये नहीं होती, ये पीरों की फैलाई हुई बातें हैं। याद रखिएगा, मुझे इस बात पे भी पीर मेरे खिलाफ आके बोलेंगे झूठ कह रहा है, गलत कह रहा है। बंदिश का मतलब होता है आपका दिमाग माउफ हो जाता है, काम करना छोड़ देता है, आपको समझ ही कुछ नहीं आती। ये बंदिश नहीं है कि सिर्फ आप बीवी के करीब नहीं जा सकते या बीवी से दूर बातें, ये झूठ है। 2021 से 18 में शादी हुई थी, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, होनी भी नहीं है, क्योंकि बंदिश टूटेगी ही नहीं। दुनिया जहान का पीर फकीर लगवा ले, बंदिश टूटेगी ही नहीं। उसका एक हाल था, अगर बीवी बच्ची थी, वो बेचारी शरीफ घर की एक लड़की थी, अगर थोड़ी सी पढ़ी लिखी एक ताकतवर घर की होती तो बजाय पीर फकीर के उसको कान से पकड़ती, शौहर को लेके जाती सीधा डॉक्टर के पास, उसी दिन पता लग जाता बंदिश नहीं है जनाब, आपको इलाज की जरूरत है। घर टूटा एक बच्ची का, और पीर फकीरों ने इसलिए लूटा, उनकी तो दुकानदारी है, अगर वो कह दें जादू नहीं है तो उनको इलाज कौन करवाएगा, उनको पैसा कौन देगा, वो तो कहते इसलिए खाम खा चले जाए। एक हैप्पी बंदा जिसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, चला जाए, पीर साहब मैं आया हूँ, देखें मुझे क्या है, वो कहेगा जादू है, बंदिश है, नजर बद है। हाल क्या है, इतने पैसे लगेंगे, तोड़ होगा। मैंने खुद किया हुआ बहुत से पीरों के पास जाके, नाम नहीं लूँगा, बहुत सारों को तो आप भी जानते हैं, टीवी पे बैठते हैं, बदला बाखुदा उनसे जाके ऐसे ऐसे सवाल किए जो थे ही नहीं, जिस तरह मैंने घड़ी वाली मिसाल दी, ऐसे ही पूछा। पासपोर्ट रखा हुआ था जी, मैंने कहा फलां मुल्क का मैं वीज़ा लगवाना चाह रहा हूँ, लग नहीं रहा, कब लगेगा? उन्होंने कहा जी अभी तक वो लगता नज़र नहीं आ रहा, इसका लगेगा भी नहीं। तो मैंने निकाल के एंड पे उनको दिखाया था, लग चुका है भाई मेरे हाथ में। ठीक है, छोड़ दें इन बातों को। पीरों से वो लूटे, सारा कुछ किया, लेकिन अहमद ने जो किया, उसने एक घर को नहीं, एक बच्ची को नहीं, पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया। उस सना की और भी बहन है, जो माँ बाप की बेइज्जती हुई वो अलग से, उस बच्ची पे जितनी उंगलियां उठी अलग से, भाइयों के सर शर्म से झुके वो अलग से, माँ बाप तकलीफ से गुजरे अलग थे, और वो जो तलाक का धब्बा उसके माथे पे लगा उस बच्ची पे वो अलग से। सिर्फ एक मर्द की वजह से जिसने अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए उस बच्ची पे डाल दिया, उस पर कोई बंदिश नहीं है। और कोई अगर आपको आके कहे कि उसके ऊपर इस तरह की बंदिश कर दी गई है तो ये झूठ है। बंदिश किस तरह की होती है? दिमागी तौर पे मौफ किया जाता है, वो एबनॉर्मल सा होता है, उसको किसी चीज़ का पता नहीं होगा। अहमद तो खाता पीता ठीक था, हर चीज़ ठीक थी, सिर्फ बीवी की बंदिश थी, ये झूठ है। बंदिश होती है दिमाग की। दिमाग मौफ तो उसको खाने का भी होश नहीं, दिमाग मौफ तो उसको जॉब का भी होश नहीं, दिमाग मौफ तो उसको रिश्तों का भी नहीं पता सामने कौन खड़ा है कौन नहीं। ये सब फ्रॉड था। इस कहानी का आखिरी मैसेज यही था, खुदारा इन पीरों फ़कीरों से बचिए, ये सब फ्रॉड हैं। और मेरी कोई ऐसा कहानी शख्स सुन रहा है, पूरी इस कहानी को आज अगर किसी ने सुना है तो आज उससे भी, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इन बाबों के पास मत जाइएगा। कुछ सीखना है, आपके सवाल को देख रहे हैं, इसको फैलाएं, ये भी सदका जारिया। मैं ये नहीं कहता मुझे व्यूज़ मिलें यार, आप इन वीडियोज़ को उठा उठा के किसी को शेयर करेंगे तो वो तोड़ कर लेंगे खुद से, पैसा नहीं लगेगा उनका, तो आपको भी सवाब मिलेगा कि आपने भी इस नेक अमल में हिस्सा डाला है। ये लो यार, तोड़ कर लो, किसी पीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है।
पीर इस तरह लूट लेते हैं। कोई भी पीर जो पैसे, हाँ बहुत सारे क्या करते हैं, कुछ दिखावे के लिए अपने बंदे बिठाए होते हैं। आपका काम हो गया जी पीर साहब, मेरा बड़ा काम हो गया, आपने पैसा भी नहीं लिया, आप बड़े अच्छे हैं, वो उनका नेटवर्क है। ये पैसे लेते ही लेते हैं, दिखावे के लिए दो बंदे पेश कर देंगे कि हम पैसे नहीं लेते, लेकिन वो लेते लेते हैं। कहते क्या है, आपसे इसलिए लेंगे आपका काम अजीब सा है, उनका तो ये था हमने फ्री में कर दिया। सो इनसे बचिए। मसला है, मुझे बताइए, मैं हाजिर हूँ फी सबीलिल्लाह। कोई पैसे नहीं, सीखिए मुझसे, मैं बताऊंगा नहीं, सीखिए मुझसे, खुद कीजिए और इसका हल कीजिए। अल्लाह की ज़ात पे यकीन करके कीजिए, सब कुछ हो जाता है। जब हम इंसानों से मांगते हैं, अल्लाह को छोड़ते, फिर प्रॉब्लम आती है। और इस बच्ची की ज़िंदगी तबाह हुई, इसका मुझे दुख भी है। और आज उस बहन को मैंने कहा है दुआ कीजिएगा। मैंने कहा है आपका रिश्ता मैं करवाता हूँ, क्योंकि आपका सिर्फ निकाह हुआ था और तलाक हो गई, आप तो बीवी किसी की बनी ही नहीं है। बजाय उसको आज भी खौफ है उस बच्ची के अंदर, वो मेडिकल की स्टूडेंट है, पढ़ रही हैं, उनके खौफ है पता नहीं मुझे कोई कबूल करेगा। मैं क्यों नहीं करेगा, इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। अल्लाह ताला ने आपको अंदर तमाम क्वालिटीज़ दी हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मेरी इस बहन की जो है शादी है, मैं इस रिश्ते को तय करवा सकूँ। मेरे पास एक दो रिश्ते हैं, मैं उनको वो भी दिखाता हूँ। आप में से कोई करना चाहता है तो हम, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, इंशाल्लाह जो अल्लाह की रज़ा होगी वही होगा। तो हम मिल के ऐसे तरह के काम ज़रूर काम कर सकते हैं। सो ये एक मैसेज था इस कहानी के अंदर, ये मैंने आपको सुनाया। सो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कहानी भी है और इसमें मैसेज ये है कि बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। बचिए इन तमाम फ्रॉड ढोंगी बाबों से। सो आप भी मुझे अपनी स्टोरी सेंड कीजिए, लेकिन कहानी जब भी सेंड करें, वॉइस मैसेज हो या लिख के सेंड करें, लास्ट में एक लफ्ज़ लाजमी आप लोगों ने लिखना है, STORY, स्टोरी। उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, लास्ट मैसेज ये होना चाहिए स्टोरी। मैं समझ जाऊंगा। अगर मेरे पास 3000 मैसेज भी आया हुआ है, जिस मैसेज पे लिखा होगा स्टोरी, मैं पहले वही खोलता हूँ। तो वॉइस मैसेज करें या लिख के मुझे भेजें अपनी स्टोरी। एंड पे लफ्ज़ उर्दू में लिखें स्टोरी या इंग्लिश में लिखें स्टोरी। मुझे लाजमी आप लोगों ने लिख के भेजना है स्टोरी, ताकि मैं उस मैसेज को सेव कर लेता हूँ आपके नाम से, और जब उसका नंबर आता है तो उसको फिर मैं सुना देता हूँ। और भेजने का वही तरीका है, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है या मेरा जीमेल एड्रेस है। जीमेल एड्रेस है mmtvraz@gmail.com। स्पेलिंग है mmtvraz @gmail.com, mmtvraz@gmail.com। और व्हाट्सएप नंबर है +923136655500 0313665500। इस पर स्टोरी सेंड कीजिए, लाजमी लास्ट में लिखिए स्टोरी, उसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। आपकी इजाज़त हुई तो बहुत सारी ऐसी स्टोरी जिसकी शुरू में मैंने इजाज़त दी है, सस्पेंस भी हो, मैसेज भी हो और बहुत कुछ हो और मज़ा भी आए, तो वो भी इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। सो आज की कहानी से, कौन से मैसेज कहाँ से आया, बहरहाल आज की कहानी से, मोबाइल भी कोई नहीं और अजीब सा मैसेज है, मैं थोड़ा सा हिल गया हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल सारे उधर पड़े हैं, तीनों मोबाइल, चौथा ये लगा है। सो आज की कहानी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। ये क्या हुआ है?